नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10वीं गणित। सभी फार्मूला एक ही वीडियो में 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आसान भाषा में लेकर आए हैं, तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम ये क्लास धुआंधार करने वाले हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के जितने भी फार्मूले हैं और डिफिनेशन है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी इसी फार्मूले में कंप्लीट वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का फार्मूला आपको 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपका बहुत ही ज़रूरी यूजफुल ये वीडियो होगा। तो और इससे संबंधित प्रश्न भी लेकर आएंगे, तो तब तक इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आप सभी को एक बार हम पर विश्वास करें। चलते हैं, देर न करते, सीधे हम मुद्दे पर बात करते हैं। चलिए आपको हम इंट्रोडक्शन से लेकर चलते हैं, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहला आपका हम इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है वृत्त। सबसे पहले हमने कहा वृत्त क्या है, क्या ये वृत्त क्या है? वृत्त सर्कल, जिसको इंग्लिश में नाम देते हैं सर्कल। क्या देते हैं? सर्कल। किसी समतल में कोई भी प्लेन जगह में एक निश्चित बिंदु, कौन सा बिंदु? एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी r पर एक पूर्ण चक्कर में बने आकृति को वृत्त कहते हैं। देखिए एक निश्चित बिंदु O से, यहाँ पर एक बिंदु O है और इस O से अचर दूरी देखिए यहाँ पर ये r है। ये दूरी आपको अचर है, कांस्टेंट है, कभी बड़ा छोटा नहीं करेंगे एक ही चक्कर लगाने में। एक जो भी एक चक्कर में दूरी डिस्टेंस रहेगा वो अचर होगा। और एक चक्कर में ये लगाने से जो आकृति का निर्माण होता है, इस आकृति का जो निर्माण होता है, इसी आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इंग्लिश में इसका सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल। अब ये एक पूर्ण चक्कर लगाने से जो आकृति का निर्माण हुआ, ये आपको वृत्त कहलाता है। अर्थात वृत्त का एक अन्य डेफिनेशन भी हम देखकर आए हैं, आप समझने के प्रयास करेंगे कि वृत्त जो होता है एक समतलीय आकृति है। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु हम लेते हैं, उस निश्चित बिंदु से अचर दूरी r पर अगर बिंदुओं का संग्रह समुच्चय को एक पूर्ण चक्कर में लगाने से जो आकृति का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाता है। तो हमें उम्मीद होगा कि वृत्त के डिफिनेशन आप सभी ने अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जो एक चीज़ आपको ये समझ लेना होगा, इसी में वृत्त का जो निश्चित बिंदु होता है आपका ये सेंटर होता है। क्या होता है? इसका सेंटर होता है। अब ये सेंटर, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर है। तो ये सेंटर आपका वो होता है और ये इसके वृत्त का केंद्र कहलाता है। चलते अगला हम बात करेंगे। अगले देखिए बात आपको क्या है, त्रिज्या कैसे कहते हैं? वृत्त के त्रिज्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। कहता है वृत्त के केंद्र। देखिए वृत्त का केंद्र यहाँ पर आपको सेंटर है, अभी बताया हमने इसको सेंटर बनाम रखा। जैसे अगर हम इसमें ना बात किया जाए इस आकृति में, तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये सेंटर है और इसके बीच की दूरी मान ली यहाँ पर एक बिंदु ये कुछ है और इसके बीच की दूरी है। यानी वृत्त के केंद्र और परिधि, परिधि ये पूरा आपका क्या सरकमफ्रेंस है, परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आपको बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। तो ये वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे r से सूचित किया जाता है। वृत्त की त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? r से सूचित किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। बहुत ही मेहनत के बाद हम वीडियो आप सभी के साथ लाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी से विनती एक बार है। तो कहते हैं कि वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे r से सूचित किया जाता है। देखिए ये आपको वृत्त के केंद्र और ये परिधि, इसके बीच की दूरी के जो आपको ये है, ये आपको ये रेडियस है। क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है।
आगे आप देखिए यहाँ पर व्यास, अगला में हम क्या बोल के व्यास लेकर आए यानी डायमीटर। क्या लेकर आए हैं? डायमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। देखिए व्यास का डिफिनेशन बहुत आसान हमने लिखे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को तो व्यास कहते हैं, इसको इंग्लिश में होता है डायमीटर। देखिए हमने वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर मान लिया, जहाँ पर ए आपको ए हो गया यहाँ पर, और यह आपको बी है, यहाँ पर क्या है? बी है, और ये वृत्त के केंद्र है, ये आपका वृत्त का क्या है? यहाँ पर सेंटर है। क्या है? सेंटर है। और ये आपको सेंटर से होकर जाने वाली ये जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसे हम व्यास कहते हैं। यानी वृत्त की परिधियों पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र के रास्ते होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अर्थात तो सेकेंड डिफिनेशन देखिए हम मेरे प्यारे साथियों, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले, यानी देखिए वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले सबसे बड़ी जीवा, यही आपको रखना कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? इससे आपको डी से सूचित किया जाता है, वृत्त डी से सूचित किया जाता है। और आपको यहाँ पर ये याद रखना एक फार्मूला आपका, जो ये फार्मूला आपको है बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आपका जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। देखिए यहाँ पर ये आर हो जाता है और ये अभी आर हो जाता है, और एक पूरा डी डायमीटर व्यास होता है, तो ये आपको डी के जो वैल्यू होता है आर प्लस आर यहाँ से 2r हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि जो डी की वैल्यू होता है वो दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना। किसका होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। या अगर आर की वैल्यू निकालना है तो आपको त्रिज्या की जो निकालने वैल्यू वो व्यास का आधी होती है। व्यास का क्या होता है? आधी। देखो d/2 है, व्यास का आधी है। तो इस तरह से याद रखना है वृत्त का व्यास, त्रिज्या। आप सभी उम्मीद होगा यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। देखिए हमने इसी के साथ हमने लिखे हैं पॉइंट कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध। देखिए ये आपका वृत्त की त्रिज्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको ये यहाँ से ए है और यहाँ से पी क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू। ध्यान से समझेंगे। ये आपका देखिए यहाँ पर डी लिखा हुआ है, आपको ये डी है पूरा और ये आर है। अभी वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध समझेंगे। तो अब देखिए डी की जो वैल्यू है अगर पी क्यू है, अगर यहाँ से बात किया जाए आपको डी की वैल्यू, तो यहाँ से पी क्यू है। क्या? पी क्यू बराबर डी होता है, और डी की जो वैल्यू है आर प्लस आर, मतलब कि पी ओ क्या है? पी ओ प्लस ओ क्यू। अब समझेंगे कि यहाँ से ध्यान देखो, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये भी आर, ये और ए भी आर। तो आप यहाँ से समझेंगे पी आर की वैल्यू आर हो गया और ओ क्यू की वैल्यू भी आर हो गया। अब इधर से आर प्लस आर कितना हो गया? 2r हो गया। अब यहाँ से क्या मिला? डी मिला। इसलिए आपको डी की जो वैल्यू होगा 2r हो गया। डी की वैल्यू क्या होगा? 2r। अगर यार की वैल्यू निकालना है, और अगर हम यार की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना? आर की वैल्यू निकालना है। कि यार है और ये इसके साथ गुना में इधर रहेगा तो डी भाग में, अर्थात d/2। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि वृत्त के त्रिज्या और व्यास में जो संबंध है इसी प्रकार से, यानी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इस तरह से आपको वृत्त के त्रिज्या और व्यास में संबंध आपको याद रखना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या करा है कि जीवा, वृत्त की जीवा किससे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, फिगर के साथ लेकर आए हैं। आपको समझ में, फिगर के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर, अपने बहुत ही मेहनत के साथ आपको अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो को लाए हैं। जीवा क्या कहते हैं? कॉर्ड इंग्लिश में है आपके। देखिए हमने परिभाषा में लिखा, वृत्त की परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं की, वृत्त की परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को लिए हैं। हमने कितने बिंदुओं को लिए? 2 बिंदुओं को। देखिए वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु है, एक P है और एक Q है। ये वृत्त की परिधि पर के 2 बिंदु हैं और इनको मिलाने वाली एक रेखाखंड है, क्योंकि ये रेखा का एक टुकड़ा है। मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ये मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं।
तो पिक क्यू यहाँ पर क्या होगा, जीवा हो गया। देखिए यहाँ पर डायग्राम के समझाने हैं प्रयास के, पिक क्यू जो है आपको जीवा है। आप सभी से उम्मीद होगा कि आपके जीवा की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जीवा सर अपने कभी जीवन भर नहीं भुलाएंगे कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। और एक ही वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, आपको ये भी याद रखना है। और वृत्त के केंद्र से अनंत त्रिज्या भी खींची जा सकती है और व्यास भी। अब समझना है आगे, आप यहाँ पर ये समझेंगे वृत्त की परिधि क्या है। फार्मूला आप लगाएंगे, वृत्त की परिधि का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, ये क्या है, यहाँ पर एक वृत्त है, ध्यान से समझेंगे, एक वृत्त है। और वृत्त की हमने ये पूरी बाउंड्री की लंबाई जो देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन से, इसी को कहते हैं वृत्त। बिंदुओं के समूह है। देखिए ये क्या हमने बताया कि बिंदुओं के समूह, एक बिंदु केंद्र मान लीजिए इसका ये केंद्र O है और ये अचर दूरी पर ये आपका ये है अचर दूरी R पर, ये बिंदुओं के संग्रह समूह है, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। अब इसी जो बिंदुओं के एक संग्रह समूह यहाँ से यहाँ तक की तय की गई दूरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि। अब देखिए अचर दूरी, तो आपको परिधि का फार्मूला यहाँ से बनता है, अचर बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे व्यास। वृत्त की परिधि बटे व्यास, अचर को हम लोग यहाँ पर पाई लेते हैं। क्या लेते हैं, पाई, वृत्त की परिधि, और व्यास d है। अब देखिए डिवाइडेड इधर है गुना, तो वृत्त की परिधि आपको क्या हो जाएगा, पाई d हो जाएगा। और d की वैल्यू जैसे हम ये रखेंगे 2r, तो वृत्त की परिधि हो जाएगा 2πr। वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2πr या पाई d। क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि पाई d या 2πr। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको वृत्त की परिधि। चलते हैं आगे, है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr², या अगर d के फॉर्म में हम रखेंगे तो πd²/4। आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता πr², या d के फॉर्म में रखेंगे तो πd²/4। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों आपका अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है r × π+2। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है r × π+2, या अगर हम r की यहाँ पर d की वैल्यू रखेंगे d, तो आपको πr+d भी होता है। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक, आप देखिए यही अर्धवृत्त आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यही अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त का परिमाप मतलब इसकी पूरे बाउंड्री की लंबाई, यहाँ से देखो जैसे जा रहा है ये तीर के निशान, ये पूरा घेरा की लंबाई आपको क्या होता है, परिधि होता है। तो ये आपका ये जो छोर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये πr होता है। और यहाँ से यहाँ तक देखो ये d है, यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये d है, और d = 2r। तो इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन करके लाए हैं कि अगर r × π+2 होता है, या अगर हम d की वैल्यू 2r ना रखते तो ये d होता है। इसलिए अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप जो होता है r × π+2 या πr+d होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr²। क्या होता है, 1/2 πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना कि गुरुजी ने बताया कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। आपको ये ध्यान रखना है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है बातों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले में देखिए क्या करा है, अर्धवृत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अर्धवृत्त में बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये मांग रहा है। देखिए अर्धवृत्त ये है, अर्धवृत्त में बड़े से बड़े त्रिभुज ऐसे बनता है जब इसकी ये ऊंचाई जो होता है, त्रिभुज की जो ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होता है। क्या होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। तो आपका देखो त्रिभुज का ये आधार हो जाता है, आपको यहाँ से त्रिज्या मान लिया जाए, ये आपका ये ऊंचाई हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है, आपको ये देखिए अर्धवृत्त का ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 करना है। क्या करना है, 1/2 इंटू आधार। आधार देखिए यहाँ पर ये व्यास है
आपको व्यास इसकी वैल्यू आपको डी रखनी है और ये डी की वैल्यू आपको जो होता है 2r है। तो यहाँ से आधार आपको कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा गुने ऊंचाई। अर्धवृत्त में बड़े से बड़े त्रिभुज बनेंगे तो ऊंचाई जो होगा उसकी त्रिज्या के बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचे यहाँ से r गुने r स्क्वायर। तो याद रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त में बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों अर्धवृत्त में बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या के वर्ग के अनुपात वर्ग के बराबर होता है। तो आपको याद रखना। और अर्धवृत्त का जो कोण होता है आपको समकोण होता है। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर ये जो भी होता है 90 डिग्री बनता है। अगले देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आपको टॉपिक के साथ लेकर आए हैं कि त्रिज्यखंड सेक्टर किसे कहते हैं। वृत्त का त्रिज्यखंड या सेक्टर किसे कहते हैं सेक्टर त्रिज्यखंड। देखिए यही आपका सेक्टर है आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये आपका माइनर सेक्टर है और एक मेजर सेक्टर है। सेक्टर यानी त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दो प्रकार के। माइनर को बोलते हैं आपको लघु और मेजर को बोलते हैं दीर्घ। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड दो प्रकार के त्रिज्यखंड होते हैं। तो हमने सिर्फ त्रिज्यखंड की परिभाषा आपको देखिए क्या कर रहा है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं त्रिवृत्त के चाप। देखिए यहाँ पर जो है ना यहाँ से ये जो लंबाई है ये यहाँ से ध्यान से समझना ये लंबाई ये आपका वृत्त के चाप है। क्या है वृत्त के चाप। और त्रिज्याओं द्वारा देखिए ये त्रिज्या आपको आर है यहाँ पर भी आर है। तो त्रिज्याओं द्वारा घिरे क्षेत्र तो त्रिज्याओं द्वारा घिरे क्षेत्र आपको यही है जो माइनर सेक्टर लिखा है। त्रिज्याओं द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का आसान परिभाषा है। आपको त्रिज्यखंड का बहुत ही आसान से याद रखना है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं तो वृत्त के चाप और त्रिज्याओं द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइनर सेक्टर एक होता है मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड और मेजर सेक्टर का मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आगे हम बात करने वाले हैं इसके फार्मूले आपको क्या होगा। आप देखिए आपके बताने जा रहे हैं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आपको कैसे निकालना है। देखिए यही आपको इसका मान लिया कि यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये जो बना रहा है ये मान लिया कि थीटा कोण है। क्या कोण है थीटा कोण है। अब इसी का क्षेत्रफल हम निकालें। इसकी त्रिज्या आपको ये आर है। इसकी त्रिज्या कितना आर है। आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने वाले देखो ये पूरे बाउंड्री की लंबाई इसके साथ जो ये पूरे बाउंड्री है इसकी क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। इसके क्षेत्रफल यही आपका त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। और ये आपका क्या है माइनर सेक्टर है लघु त्रिज्यखंड है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आप ध्यान देखें। अब जब यहाँ पर देखें जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना था तो इसकी पूरे क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। क्या था पाई आर स्क्वायर। तो अब ध्यान से समझें कि जब पूरे क्षेत्रफल था यानी 360 डिग्री का कोण जब बना रहा था तो इसका क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा। क्या था इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था। कब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कब होता है जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो उसके त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब उसके कहता है केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है 1 डिग्री का कोण बनता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। कितने डिग्री 360। अब ध्यान से समझना कैसे हम इस फार्मूलेट को लिखते हैं। कहा कि जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है एक एक नियम से हम बना रहे हैं कि जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अर्थात तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वृत्त के केंद्र पर आने केंद्रीय कोण का मान 1 डिग्री हो जाए। कितने डिग्री 1 डिग्री का मान होगा तो उस 1 डिग्री द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360। लेकिन जैसा ही केंद्र पर 68 डिग्री का कोण का निर्माण होता है
तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो आपको ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका फार्मूला इस तरह से याद रखना है कि जो फार्मूला आपको क्या बना याद रखना है, ध्यान से समझना है कि इसके जब केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बने तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसी को कभी कभी कंबाइन करके लिखता है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 720 डिग्री। कितना 720 डिग्री। तो आपको ये दोनों आपको याद रखना है कि लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 या तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 720 डिग्री। आपको ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब हम इसी में बात कर रहे हैं माइनर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चलते देखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आइए यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरे प्यारे साथियों। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, कैसे निकलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो पूरा कोण बना था कितना डिग्री, 360 डिग्री का कोण। जब उसके केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बना था तो वो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। लेकिन यहाँ तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन थीटा का मान कितना डिग्री, 180 डिग्री से छोटा रहेगा तब लघु त्रिज्यखंड होगा। कितना डिग्री? जब थीटा का मान 180 डिग्री, मान ली कि ये थीटा आपका, ये आपको थीटा का मान 180 से छोटा और 0 से बड़ा हो। क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये अगर 180 से छोटा था इस तरह से थीटा का मान, तो यहाँ से जो बनता था ये आपको लघु त्रिज्यखंड बनता था। कौन सा? लघु त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड। लेकिन जैसे ही थीटा का मान 180 से बड़ा हो जाए, थीटा का मान 180 से बड़ा कितना हो जाए, 180 से बड़ा हो जाएगा तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में। तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला भी लिखे हैं। क्या होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला? आपको ध्यान से समझना है, आपको यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो अगर हम इसका फार्मूला भी लिखते हैं कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री मेरे प्यारे साथियों। ये अपने जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनता है तब ये आपका फार्मूला बनता है। लेकिन आपको जैसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके जो केंद्र पर बनेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको क्या होगा 180 डिग्री प्लस थीटा का मान, यानी ये यहाँ पर ये जो बनेगा 180 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा? 180 डिग्री से जैसे थीटा का मान बड़ा होगा तो आपको ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देगा फार्मूला। या तो फिर अगर ये से नहीं याद करना है आप दूसरे तरीका से याद भी कर सकते हैं। देखिए क्या, पहले तो आपको ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा, यानी पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल में से ये भाग आपको काट के हटा देना है, ये भाग आपको क्या करना है, काट के हटा देना। ये जो भाग बचेगा पूरा ये आपका क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो आपको यहाँ से क्या होगा, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है और माइनस इसमें से घटाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आप यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब क्या बचा है, कुछ नहीं था, यहाँ पर ये भी रख दो 360 माइनस थीटा बटे 360। आप ये फार्मूला याद रखो डायरेक्ट, ये भी आपको 360 से थीटा कम होनी चाहिए और 180 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको क्या हो जाए यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा। या तो फिर यही आपको बना दे कि त्रिज्यखंड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के घटा देना है तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट आपको रखना है तो थीटा का मान आपको इसमें 180 से बड़ा, यानी थीटा का मान क्या करना है उतना रख देना है, अर्थात 360 में से थीटा का मान घटा देना है। आपको क्या निकल जाएगा,
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इससे हमें उम्मीद होगा कि आपको दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको फार्मूला क्या निकला है, त्रिज्यखंड चाप की लंबाई। आपको ये भी बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों कि चाप की लंबाई बहुत बार पूछा जाता है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यहाँ पर देखिए ये एल मान लेते हैं, ये आपके चाप की लंबाई है। और ये केंद्र पर जो कोण बना है x डिग्री है, आपको इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ध्यान से समझना, केंद्र पर इसका कोण मान लेते हैं थीटा। और ये आपको r है, तो ये भी इधर आपको त्रिज्या यहाँ पर भी r है। आप ध्यान से समझेंगे, यही आपको लंबाई त्रिज्यखंड चाप की लंबाई है। ये यहाँ से ये जो रेड कलर की है ये भी अर्थात ये एल जो मान है यही त्रिज्यखंड चाप की लंबाई निकालना है। कब ये चाप की लंबाई निकालना है? जब उसके केंद्र पर आपको कितना डिग्री का कोण बना? थीटा कोण बना। कितना डिग्री का कोण बना? थीटा कोण बना, तब निकालना है त्रिज्यखंड चाप की लंबाई। अगर ऐसे जब से केंद्र पर ये 360 डिग्री का कोण बने, ये केंद्र पर जो बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, तो चाप की लंबाई ये पूरी हो जाती है, अर्थात वृत्त की परिधि हो जाती है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाती है? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कब होता है? जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। मेरे प्यारे साथी पूरी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो त्रिज्यखंड चाप की लंबाई 2 पाई आर अर्थात वृत्त की परिधि होती है। लेकिन जैसे वृत्त के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनते हैं तो उसके चाप की लंबाई जो होती है 2 पाई आर बटे 360 डिग्री होती है। कितने डिग्री होती है? 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। कब? जब त्रिज्यखंड चाप की लंबाई ये होती है कब? जब वृत्त के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 1 डिग्री। लेकिन जैसे ही वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा हो जाए तो त्रिज्यखंड चाप की लंबाई यही हो जाएगा आपको 2 पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। या तो इसको 2 से 2 काटेंगे तो क्या बन जाएगा? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। तो ये आपको त्रिज्यखंड चाप की लंबाई है मेरे साथी। क्या हो गया? ये त्रिज्यखंड चाप की लंबाई का फार्मूला बन गया। कब? जब वृत्त के केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण का निर्माण करें। तो हमें भी उम्मीद होगा मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझाने का प्रयास किया। आप हमें उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा। त्रिज्यखंड चाप की लंबाई यहाँ पर भी है मेरे प्यारे साथियों। त्रिज्यखंड चाप की लंबाई यहाँ पर है, लेकिन थोड़ी सी शर्त है। यहाँ पर जो थीटा है, जहाँ यहाँ पर देखिए जो थीटा है यहाँ पर चाप की लंबाई अभी भी देखिए एल है, ये चाप की लंबाई। लेकिन यहाँ पर शर्त है थीटा रेडियन में। यहाँ थीटा किस में? यहाँ थीटा जो है रेडियन में है। आप ध्यान से समझेंगे, थीटा यहाँ रेडियन में है। जब चाप की लंबाई निकालना है, एल निकालना, तो यहाँ पर चाप की लंबाई का जो फार्मूला होगा आपको क्या होगा? देखिए हमने चाप की लंबाई का फार्मूला था आर इंटू थीटा होता। क्या होता? आर इंटू थीटा। त्रिज्यखंड चाप की लंबाई आर इंटू थीटा होता है। ये कब होता है? जब थीटा रेडियन में होता है। जैसे अभी हमने पता है कि जब थीटा डिग्री में था तो आपका त्रिज्यखंड चाप की लंबाई ये था। आपका लंबाई क्या था? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री था। अब त्रिज्यखंड चाप की लंबाई यही था। कब? जब इसके केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बना। तो आप यहाँ से थीटा का मान ये रख सकते हैं, आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो थीटा का मान रेडियन में रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको यहाँ से पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। आप इसको हम लोग इसको रखेंगे तो आपको कितना? 180 बटे पाई डिग्री। 180 से 180 करिएगा, ये आपको सी करिएगा, आर पाई करिएगा, इधर क्या बचेगा? आर इंटू थीटा। तो जब थीटा रेडियन में होता है तो त्रिज्यखंड चाप की लंबाई आर इंटू थीटा होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है। चलते अगले की बढ़ते। अगले इसी में देखिए क्या रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ भी हमने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फार्मूला था?
देखिए यहाँ पर ये पूरे त्रिज्यखंड जो ये कलर के डार्क क्या है, ये इसी का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इसी का एरिया निकालना है आपको, इसमें एरिया निकालने हैं, इसी का एरिया निकालना है। यही आपको त्रिज्यखंड है और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ये वो है और ये थीटा डिग्री, यहाँ पर केंद्र पर ये थीटा जो है आपको दिया है। क्या है? ये थीटा है। जहाँ यहाँ भी कहा थीटा रेडियन में है, यहाँ भी क्या है? थीटा जो है रेडियन में है। तो थीटा रेडियन में है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यथार्थ यहाँ पर त्रिज्या भी आर है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्या आर है। तो आर त्रिज्या और थीटा रेडियन में है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यार साथियों, 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये कैसे निकला? अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया था, ध्यान से समझना है। एक फार्मूला भी बताया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कितना होता है? 360 डिग्री। आपने बताया कि थीटा यहाँ डिग्री में था, जब इसी थीटा को रेडियन में बदलेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? 180 ऊपर चला जाएगा, 180 बटे पाई। जब हम थीटा को डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 180 बटे पाई से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 180 बटे पाई से गुना करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा आपको यहाँ कामयाब देगा। तो आपको देखिए एक पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 कट जाएगा, आपको क्या बचेगा? 2। इधर क्या बच गया? 1/2। इधर क्या बच गया? इधर क्या बच गया? थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। आर स्क्वायर थीटा बटे 2, इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यार साथियों कि आर स्क्वायर थीटा बटे 2, आर स्क्वायर थीटा बटे 2। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर थीटा बटे 2, बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास करें मेरे प्यार साथियों। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या है टॉपिक। अगले टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है मेरे साथियों। कह रहा है वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड सेगमेंट वृत्त के चाप और जीवा द्वारा, क्या? वृत्त के चाप और जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र, चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त के चाप और जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दोनों चीज लिखा है, आपको ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। जिस तरह से त्रिज्यखंड 2 प्रकार के हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पर वृत्तखंड भी 2 प्रकार के हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। देखिए ये नीचे वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आपको ये दिख रहा है, आपको ये लघु वृत्तखंड है। इससे बड़ा जो है ये आपको क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ वृत्तखंड है, आपको ये समझना है। तो ये आप चलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे निकालेंगे, आप आगे देखेंगे कैसे निकालने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पर आपको डायग्राम निकल गया, आ गया। अब इसके फार्मूला कैसे निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए आपको यहाँ साफ शब्दों में दिख रहा होगा चित्र में कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लघु वृत्तखंड यही आपका एरिया है, पोर्शन है ये लघु वृत्तखंड। तो देखिए ये पूरे पहले था त्रिज्यखंड, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा कोण है, तो ये पूरा क्या था? यहाँ से देख लो, यहाँ से ये पहले पूरा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपको ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों। ये पूरा अभी तक यहाँ से यहाँ, जैसे देखिए मेरी जो माउस चल रहा है वैसे से ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या था? त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अभी हमने निकाले। और लेकिन इसमें से देखो कह रहा है ए बी ओ, अब एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर, यानी दोनों भुजा त्रिज्या दिया है और बीच का कोण थीटा है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। तो इस तरह से आपको जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र का फार्मूला जो हुआ आपका यही हुआ।
आपको अच्छे तरीक़ा से याद रखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है मेरे प्यारे साथियों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब हम चलते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे लिखते हैं। आपको लिखने का प्रयास करेंगे, रट्टा कभी नहीं मराएगा मेरे प्यारे साथियों, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। अब देखिए आपको यहाँ पर कहा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेरे प्यारे साथियों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका चित्र में देख सकते हैं। दीर्घ वृत्तखंड यही है आपका, ये दीर्घ वृत्तखंड है। देखिए यहाँ पर लिखा अभी दीर्घ वृत्तखंड और आयरो लगा के दिखाया अभी आपका, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये आपको जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पार्ट इधर है, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट जो आपका है, ये पूरा पार्ट आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरा, पहले यहाँ पर ये सर्कल एरिया था, ये पूरा एरिया में से इतनी एरिया को क्या करोगे, घटा दोगे तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरा एरिया क्या है आपका, पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है, ये क्या है, एक वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बस माइनस, अब इसी में इसका क्षेत्रफल घटा देने किसना, ये इसका क्षेत्रफल घटा देंगे इसका। तो अभी हमने अभी लिखा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं, आप यहाँ पर हमने लिखे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हमने यहाँ पर ये तो इसी तरह से आपको क्या हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये फार्मूला आपको सामने पर आ गया है। तो आपको याद रखना, देखिए बहुत कठिन होगा, आप समझने का प्रयास करेंगे फिगर से तो आपको याद रहेगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो पहले क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपको इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस इंटू में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना करने के बाद आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे हम देखिए बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त या रिंग वलय या अंगूठी, ये कैसे कहते हैं। तो वैसे दो वृत्त जिसका केंद्र बिंदु एक ही हो, जिसका केंद्र बिंदु एक ही हो, उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। देखिए दो वृत्त है मेरे प्यारे साथियों, जिसका केंद्र बिंदु अगर यहाँ पर लिया जाए तो केंद्र बिंदु वहाँ से O, अगर यहाँ से A की बात किया जाए और ये B की बात किया जाए, तो जिसका दो वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु दोनों का एक ही है, तो उसे क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अर्थात यहाँ से OA की जो वैल्यू है वो बड़ा R है, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और OB की जो वैल्यू है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है। और इन दोनों के बीच के जो ये दूरी डिस्टेंस होता है, यही आपका वृत्ताकार जो बगीचा गार्डन होता है इसका क्षेत्रफल होता है, इसके बीच की दूरी डिस्टेंस होता है। ये बीच की दूरी कैसे निकलता है, D के जो वैल्यू होता है वो R माइनस R निकलता है। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच की दूरी आपको ये फार्मूला होगा R माइनस R। तो आपको सकेंद्रीय वृत्त का याद रखना है कि वैसे दो वृत्त जिसका केंद्र बिंदु एक ही हो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। चलते हैं, देखिए आप इसमें समझिए सकेंद्रीय वृत्त के बीच की दूरी। अभी हमने बताया कि सकेंद्रीय वृत्त के बीच की दूरी जो होता है ये आपको ये डिस्टेंस होता है बीच की दूरी। तो अब बीच की दूरी क्या होता है, R माइनस R। तो सकेंद्रीय वृत्त के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, R माइनस R। ये सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला। तो आपका था सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात ये आपको जो डिजाइनिंग मान लिया जाए ये इसका क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल ये पूछा है, इसी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे बताना, तो ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या होता है,
बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल करने पर ये आपका ये फार्मूला निकल जाता है कि आप देखो दोनों को माइनस करने पर पाई आर स्क्वायर, इसको पाई से गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस, तो पाई कॉमन यहाँ है तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल है। पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इसी को एक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को फॉर्मुलेट करोगे तो क्या होगा, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, या तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल है मेरे प्यारे साथियों, और सेकेंडरी वृत्त के बीच की दूरी आर माइनस आर होते हैं। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सेकेंडरी वृत्त तो हो चुके, आप देखिए यहाँ पर हमने कोई डाटा नहीं ली, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना एक बहुत बार पूछा गया है, ये आपको क्या हो, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, क्या वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। आप इसका फार्मूला पूछ दिया, अब देखिए ये जो भाग होता है इस तरह से होता है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, और ये आर होता है, ये आर और ये ओ होता है, और यहाँ पर ए मान लो या और ये बी मान लो, ये वृत्त का चतुर्थांश भाग का फार्मूला। और यहाँ पर जो थीटा होता है, यहाँ पर ये थीटा आपको, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो वृत्त का चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको क्या मिलेगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कितना 360, तो आपको यहाँ थीटा का मान रखेंगे तो कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे और बटे में 360, तो कितना होगा 9 चौक 36, कट के आ गया तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 4। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको, पाई आर स्क्वायर बटे में 4। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों, और आप सभी को वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के आप तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।